हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं 17वीं बीपीएससी मेंस का फॉर्म भरने के दौरान जो पदों का वरीयता क्रम मांगा जा रहा है, उस संबंध में डिटेल वीडियो। तो 17वीं बीपीएससी में जो 27 पद भरे जाने हैं, इस संबंध में मैंने 2 दिनों तक रिसर्च किया और रिसर्च के पश्चात हमने पदों के वरीयता क्रम के संबंध में मार्गदर्शन के लिए 6 आधार तय किए हैं। अर्थात पदों के वरीयता क्रम निर्धारित करने के लिए 6 आधार को ध्यान में रखा गया। जैसे पहले आधार पर वेतनमान और वेतन स्तर, ठीक है? चूंकि जो 17वीं बीपीएससी मेंस में जो पद को भरे जाने हैं, जिन पदों पर आपकी भर्ती होगी, तो वो कई लेवल पर है। जैसे वेतन लेवल 9 है, वेतन लेवल 7 है और वेतन लेवल 6 है। तो सभी अलग-अलग वेतनमान के हैं। तो पहला स्थान तो वेतनमान को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी नौकरी में आता है तो वेतन देख के आता है। तो पहला वेतनमान और वेतन स्तर को ध्यान में रखा गया। दूसरा है मिलने वाली सुविधाएं। चूंकि 27 प्रकार के जो पद हैं, तो सभी में एक समान सुविधाएं नहीं मिलती है। कहीं पर आपको गाड़ी मिलेगा, कहीं आवास मिलेगा, कहीं बॉडीगार्ड मिलेगा, कहीं गाड़ी मिलेगा तो आवास नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है उसी अनुसार से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अ, कहीं पर ऐसा भी होता है कि कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है कि क्या सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है, ठीक है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज को हमने रखा है, वो जनता के बीच लोकप्रियता। कई बार क्या होता है कि वेतन स्तर तो काफी अधिक होता है, लेकिन जिस पद पर पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, तो उस पद के बारे में जनता नहीं जानती है, जन जागरूकता का अभाव होता है और उतना उसका समाज में इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ऐसे पद जो कि जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, तो उसका एक आधार रखा गया। दूसरा है कि कई बार क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि ऐसी नौकरी हो, जिसमें कार्य करने की सुगमता हो। यानी हम सरलता से काम कर सकें, बहुत झंझट नहीं हो या फिर बहुत चुनौतीपूर्ण पूर्ण कार्य नहीं हो। तो इस तरह से भी लोग चाहते हैं, तो कार्य प्रणाली की सुगमता को भी हमने ध्यान में रखा है। और उसके बाद 5वां जो रखा है कार्य करने का अवसर। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे सुगम पोस्ट को चुन लेते हैं और कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं, तो पता चलता है कि सिर्फ़ डेस्क जॉब है और बैठ के आप काम कर रहे हैं। कहीं कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ना जनता के बीच जाने के लिए और ना ही कोई ऐसा काम करके दिखाने के लिए ताकि जो है आप समाज में एक प्रभाव छोड़ सकें। ऐसे भी आधार हमने रखे हैं कि किस पद में कार्य करने का अधिक अवसर है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का होता है कि हमारा पदस्थापन स्थल अच्छे जगह पर हो। बिहार में पदस्थापित होना है, तो मैक्सिमम लोग चाहेंगे कि शहर में हो या जिन्हें गाँव में काम करने का शौक है, तो वो गाँव में चाहेंगे। तो अच्छे पदस्थापन स्थल का मतलब है कि शहर या फिर जिला स्तर पर कम से कम पदस्थापन हो। तो इस प्रकार की जो 6 आधार हैं, इस 6 आधार के बेस पर हमने वरीयता क्रम तय किया है और ये जो वरीयता क्रम हम आपको दिखाएंगे तो आपके नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर से अलग होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो आपका सीरियल नंबर दिया गया है तो वो ऐसे ही रेंडमली दे दिया गया है, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा उसका क्रम जो है अलग होगा कि 1 नंबर पर आपको कौन सा पद रखना चाहिए, 2 नंबर पर क्या रखना चाहिए, 3 नंबर पर क्या रखना चाहिए। और एक बात मैं इसमें डिस्क्लेमर डालूंगा कि ये मेरा सजेशन है, ये हमारा मार्गदर्शन है, गाइडेंस है। आप अपने स्तर से भी चाहें तो इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फेरबदल कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि पहले नंबर पर कौन सा पद रखा जाना चाहिए। तो पहले नंबर पर सबसे जो बिहार का सबसे मोस्ट पॉपुलर पद है, वो है अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता। इसको शॉर्ट में हम लोग एसडीएम भी कहते हैं। एसडीएम, हालांकि सभी लोग एसडीएम बनते नहीं हैं। एसडीएम का सीट काफी कम है, क्योंकि 101 अनुमंडल है, तो 101 एसडीएम और 101 डीसीएलआर, ये इस सेवा के अच्छे पोस्ट हैं। परंतु एसडीएम में से लगभग 25 जो है वो ट्रेनी आईएएस लोग रहते हैं, जो आईएएस से होकर आते हैं, तो वो उनका पोस्टिंग पहले एसडीएम के रूप में होते हैं। तो 1-2 साल तक वो एसडीएम के रूप में पोस्टिंग रहता है। तो 75-76 सीट बच जाते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा का।
है ना, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 75-76। इनमें से, और चूंकि ये कैडर है 1500 का, 1500 का कैडर है, तो उनमें से 75-76 ही एसडीएम बनेंगे और लगभग 100 के आसपास डीसीएलआर बनेंगे। और बाकी जो है वो जिला में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में अर्थात एसडीसी के रूप में पदस्थापित रहेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि आपको आईएएस बनने का भी रास्ता बना हुआ रहता है। अगर आप कम उम्र में सर्विस में आ गए और अच्छे ढंग से आपने नौकरी किया, सरकारी दायित्वों का निर्वहन किया, तो आईएएस बनने का लगभग 50% चांस यहाँ पर रहता है। अगर आपने 16 साल का सर्विस बखूबी पूरा कर लिया है, तो आगे आपके लिए आईएएस बनने का रास्ता खुल जाता है। बशर्ते कि सर्विस रिकॉर्ड वगैरह अच्छे होने चाहिए, आपका कार्य अच्छे होने चाहिए, किसी प्रकार के कंप्लेन या किसी प्रकार का जो शिकायतें हैं, वो आपके खिलाफ नहीं होने चाहिए। तो ये अनुमंडल पदाधिकारी, उप समाहर्ता लेवल 9 का पद है। अब लेवल 9 में कितना वेतन मिलेगा, कि कौन-कौन सी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, इसको हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो वेतन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि वेतन सबसे प्राइमरी लक्ष्य होता है। कहीं भी हम काम करने के लिए जाते हैं सरकारी सेवा में, तो हमें वेतन चाहिए। तो वेतन क्या आपको लेवल 9 में मिलेगा, ये हम आगे चर्चा करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। और इसमें कुल 200 पद है, जो काफी बड़ी संख्या में पद है। इससे पहले 60वीं 62वीं में 244 सीट के लिए वैकेंसी आई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं। एक बात बता दें कि बीपीएससी में जो उम्र सीमा है, तो उम्र सीमा 22 वर्ष है प्रशासनिक सेवा के लिए, परंतु जो वर्दी वाले पद हैं उसके लिए 20 वर्ष है, और कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है, जो लेवल 7 का पद है। लेवल 7 वेतनमान का पद है 21 वर्ष, और मैक्सिमम पदों का जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 22 वर्ष है। और अधिकतम उम्र सीमा तो हर कोई जानते हैं कि 37 साल रिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी और किसी भी वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, और एससी एसटी के पुरुष और महिला जो भी हैं उनके लिए 42 वर्ष। तो ये अधिकतम उम्र सीमा है। चलिए, अब दूसरे नंबर का पद हम देखते हैं। तो दूसरे नंबर का पद बिहार पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बिहार पुलिस सेवा का पद है। और गृह विभाग, जो हमने, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि बिहार सरकार में जो 45 विभाग हैं, तो उनमें से ये गृह विभाग की आरक्षी शाखा, 2 शाखा होते हैं, तो इसमें आरक्षी शाखा में ये है डीएसपी। जनरल नाम डीएसपी है, लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया पोस्ट होता है वो होता है एसडीपीओ, ठीक है। तो एसडीपीओ वही है कि जितने अनुमंडल हैं उतने एसडीपीओ बनेंगे, और बाकी लोग डीएसपी के रूप में जिला में कार्य करेंगे, या फिर मुख्यालय में कार्य करेंगे, या विभिन्न तकनीकी है, जैसे कुछ लोगों को रेल में भी डीएसपी बनाया जाता है, रेलवे में जीआरपी के अंतर्गत, और कुछ लोगों को बीएमपी वगैरह में भी भेजा जाता है, एसटीएफ वगैरह में भेजा जाता है, तो वो अलग है। लेकिन सबसे अच्छा पोस्ट है एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ये पद तो अच्छी पोस्टिंग है, और लेवल 9 का पद है, वेतन स्तर लेवल 9 है, 136 पोस्ट है। ये भी काफी बड़ी संख्या में, काफी दिनों के बाद इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है, और न्यूनतम उम्र जो है 22 वर्ष, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर हो सकता है कुछ लोग चौंक जाए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार ये बिहार निबंधन सेवा के अंतर्गत आता है, निबंधन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का पद है, ठीक है, सब रजिस्ट्रार। और इनका जो कार्य होता है वो किसी भी चीज का, चाहे जमीन हो, घर हो, मकान हो, शादी विवाह, उसका रजिस्ट्री करना, तो रजिस्ट्री करना है। और एक तरह से ये बिल्कुल जो है न्यायाधीश के रूप में इनका कोर्ट लगता है, और वाहन वगैरह की सुविधाएं मिलती हैं, आवास भी जहां जहां है वहां पर आवास भी मिलता है। तो एक अच्छा पद है, लेवल 9 का पद है, हालांकि सीटों की संख्या मात्र 11 है, और इसमें भी 22 वर्ष का उम्र चाहिए। तो ये 3 पद जो है, आप पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से दीजिए। चौथा पद के बारे में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, राज्य कर सहायक आयुक्त, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। तो ये बिहार वित्त सेवा, बिहार फाइनेंस सर्विस के लिए वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, और मुख्यतः इनका काम होता है जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी और वैट, जीएसटी और वैट, इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के टैक्स हैं। तो टैक्स कलेक्शन या टैक्स में जो भरने में जो टैक्स पेयर गड़बड़ी कर रहे हैं जीएसटी में, तो उसकी निगरानी करना है। तो ये काफी अच्छा पोस्ट है, इसको आप
अगर 4 पर रखना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको 3 नंबर पर भी रख सकते हैं। कई लोग, खास करके महिलाएं, कार्य की सुगमता के आधार पर इसे 3 नंबर पर रखते हैं, तो आप भी इसके बारे में, सब रजिस्ट्रार को अगर 3 पर रखते हैं तो इसको 4 पर रखिए, अगर इसको 4 पर रखते हैं तो सब रजिस्ट्रार को 3 पर रखिए। ठीक है? बहुत ही अच्छा जॉब है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रमोशन के अच्छे अवसर होते हैं। ठीक है? अगर 5 साल आप इसमें सर्विस कर लिए तो आप लेवल 9 हैं, वेतनमान लेवल 9 है, तो आप 11 में जा सकते हैं। 5 साल बाद प्रमोशन होने के बाद आपका वेतन स्तर 11 हो जाएगा और आप जो ग्रुप बी से है वो ग्रुप ए में आ जाएंगे। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी सीट है इसमें, 168 सीट है, जो कि काफी दिनों के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। इससे पहले जो सर्वाधिक वैकेंसी आई थी, वो आई थी आपका, हमने देखा था 63वें बीपीएससी में कि 123 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी। इस बार 168, जो कि सबसे अधिक है। यानी मुझे लगता है कि संभवतः मैं अगर गलत ना हूं तो बीपीएससी के इतिहास में ये असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी इससे पहले कभी नहीं आई थी। और एक बात और आपको बता दें कि ये जो राज्य कर सहायक आयुक्त है, कई लोग नाम चूंकि इसका चेंज हो गया, तो पहले जो है, अगर इतिहास पर गौर करें, इसका नाम सेल टैक्स ऑफिसर हुआ करता था। ठीक है? आज भी कई लोग इसे सेल टैक्स ऑफिसर ही कहते हैं। ठीक है? तो सेल टैक्स ऑफिसर। बाद में इसका नाम चेंज करके सीटीओ कर दिया गया था, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। परंतु फिर बाद में 2017 के आसपास जब जीएसटी लागू हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आईआरएस होते हैं, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर बन के आते हैं, तो उनके इक्विवेलेंट करने के लिए, चूंकि जीएसटी एक्ट में ऐसा प्रावधान था, जिसके कारण उसके इक्विवेलेंट करने के लिए नाम को एक स्तर बढ़ाया गया और सीटीओ के बाद का जो प्रमोशनल पद होता था, असिस्टेंट कमिश्नर, तो सीटीओ को ही असिस्टेंट कमिश्नर पद नाम दिया गया, उसी वेतन स्तर में। चलिए, तो ये हो गया। सेल टैक्स ऑफिसर के बाद आप आ जाइए 5वें नंबर पर। आप बिहार शिक्षा सेवा को रखिए, काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। और बिहार जिस तरह से सबसे साक्षरता दर जिस तरह से बिहार की सबसे कम है, तो यहाँ पर आपका रोल काफी अहम हो जाता है। और हम जानते हैं कि बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा बजट जो है वो शिक्षा के लिए खर्च होता है। तो ऐसे में एक बड़ी आबादी को शिक्षा देना है, तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और काफी आनंददायक कार्य है। तो 5वें नंबर में आपको बिहार शिक्षा सेवा रखना चाहिए और यह प्रशासन का उप संवर्ग भी कहलाता है, यानी एक तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी ही होंगे। शिक्षा विभाग इसकी भर्ती लेती है और इसमें आप अगर इस विभाग को चुनते हैं तो इसमें जो मुख्य पद होता है इसका, वो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है? परंतु इस पद पर आपको एक जूनियर लेवल पर भर्ती नहीं होगा, पदस्थापन नहीं होगा, बल्कि आपका डीपीओ होगा। है ना? डीपीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के तौर पर आपकी नियुक्ति होगी और 2-3 पदाधिकारी होंगे एक जिला में, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्थात डीओ के अंतर्गत कार्य करेंगे। और ये लेवल 9 का पद है। 50 सीट के लिए इस बार वैकेंसी आई है और उम्र तो वही 22 वर्ष है। उसके बाद अब आ जाइए 6ठे नंबर पर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा वेतन स्तर को थोड़ा-सा मैंने पीछे किया, वेतनमान को पीछे किया। और चूंकि ये काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट है, काम करने का काफी अवसर है। जिस तरह से हमारे देश के साथ-साथ राज्य में भी नगरीकरण की प्रक्रिया काफी तेज रही है। तो ऐसे में नगर कार्यपालक पदाधिकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको शॉर्ट में हम लोग एमईओ बोलते हैं। ठीक है? और ये जो है लेवल 7 का पद है। और जैसा कि मैं बताया हूं कि लेवल 9 और लेवल 7 में वेतन का कितना अंतर होगा, उसका एक कॉम्परेटिव चार्ट हम आपको वीडियो के अंत में प्रस्तुत करेंगे। तो आप देख लेंगे कि लेवल 9 और लेवल 7 में वेतन का कितना अंतर है, जो हमें इन हैंड वेतन मिलेगा। ठीक है? ये 59 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और यहाँ पर उम्र सीमा जो है, न्यूनतम उम्र सीमा वो 22 वर्ष ना होके 21 वर्ष है। इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो अच्छा पोस्ट है नगर कार्यपालक पदाधिकारी और काम करने के अच्छे अवसर हैं।
और ये नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आता है, जो बिहार सरकार के 45 डिपार्टमेंट है, इनमें से यह एक है। ठीक है। अब देखिए 7वें नंबर पर हम ग्रामीण विकास पदाधिकारी को रखा है, रेवेन्यू डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग है इसका, और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये आता है। अब देखिए ये आरडीओ का अगर हम एब्रिविएशन देखें, शॉर्ट फॉर्म देखें, तो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो आरडीओ होता है। लेकिन इसको इसका नाम समाज में बीडीओ साहब के नाम से लोकप्रिय है। बीडीओ साहब का काफी महत्वपूर्ण होता है, चूंकि भारत गांवों का देश है, और ग्रामीण विकास के लिए बीडीओ का पद जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इनकी भूमिका अहम हो जाती है। और अगर बीडीओ साहब चाहें तो किसी गांव की तस्वीर बदल सकते हैं, उनकी तकदीर बदल सकते हैं। परंतु ये लेवल 7 का पद है, और ये हालांकि ये गजेटेड पद है, जबकि ऊपर वाला जो नगर कार्यपालक पदाधिकारी है, गजेटेड नहीं है, ये नॉन गजेटेड पद है, और राजपत्रित पदाधिकारी है, और ये जो है गजेटेड पद है। और सबसे बड़ी बात है कि भारी संख्या में वैकेंसी आई है, यानी 393। देखिए कि ऊपर में जितना भी हमने बताया, तो सर्वाधिक वैकेंसी जो है वो इसी पोस्ट के लिए है। और उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा इसका 21 वर्ष है। तो आप 7वें नंबर पर आरडीओ को अवश्य रखिए, अच्छा पद है, यहाँ आपको कार्य करने का अच्छा अवसर मिलेगा। अब आ जाइए 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर एक नया नवेला पद जुड़ा है, पिछले 2-3 साल पहले ही इसका संवर्ग गठन हुआ, जिला परिवहन पदाधिकारी। तो जिला परिवहन पदाधिकारी तो पीएस अर्थात बिहार प्रशासनिक सेवा के ही लोग जाते थे, यहाँ पर इनकी नियुक्ति होती थी। लेकिन उसके नीचे एक पद क्रिएट किया गया है, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जो कि जिला परिवहन पदाधिकारी के अधीन काम करेगा, यानी डीटीओ के अधीन काम करेगा। ठीक है। और इनके कई समकक्ष पद भी हो सकते हैं, ये मूल कोटि का पद है, बाद में यही लोग प्रमोट करके डीटीओ भी बनेंगे। सेवा संवर्ग का भी गठन होना है, बिहार परिवहन सेवा का पद है, लेवल 7 है। ठीक है। और इसमें हालांकि 8 ही सीट के लिए है, तो इसको आप रख सकते हैं, 8 सीट में सीट कम है लेकिन रख सकते हैं। 9वें नंबर पर अगर आपको चॉइस होना चाहिए तो वो जेल सुपरिटेंडेंट का होना चाहिए। जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, जिला में इसकी नियुक्ति होती है, और इसके अंतर्गत जो भी जेल या जेलर वगैरह होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है। तो जेलर के ऊपर ये जेल सुपरिटेंडेंट काम करते हैं। बिहार कारा सेवा, और ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है। गृह विभाग के कई भाग हैं, जिनमें से आरक्षी शाखा है, और ये बिहार कारा सेवा। सबसे बड़ी बात है कि ये वेतन लेवल 9 का पद है, गजेटेड पद है, लेकिन सीट इसमें 3 ही है। और चूंकि ये वर्दी वाला है, तो मैंने पहले भी बताया कि जो वर्दी वाला पोस्ट है उसकी उम्र सीमा जो है कम होती है, यानी 20 साल, न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल। उसके बाद उसी प्रकार जो है आप 10वें नंबर पर जिला समदष्टा को रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं होमगार्ड के, होमगार्ड के ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा और गृह विभाग की विशेष शाखा के अंतर्गत ये, ठीक है। तो इसकी इस पद की विशेषता है कि हर जिला में लगभग इनके आवास होते हैं, आवास भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगा, बॉडीगार्ड भी रहेंगे, और काफी सारे होमगार्ड आपके अंडर काम करने के लिए रहेंगे। तो ये एक अच्छा पोस्ट है। और बिल्कुल अगर आप डीएसपी जैसे पद को मिस कर रहे हैं, तो इस पद ये पद जो है, अगर डीएसपी जैसा पद नहीं मिला तो ये पद आपके लिए अच्छा है। और ये लेवल 9 का पद है, और इस बार जो है 12 पदों के लिए वैकेंसी आई है, उम्र सीमा 20 वर्ष। ठीक है। अब आ जाइए नीचे। 11 नंबर पर आपका क्या चॉइस होना चाहिए? 11 नंबर पर आप जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को ले सकते हैं, डीएमडब्ल्यू, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत निकलता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, उसके अतिरिक्त जो है कई माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुस्लिम उनमें सबसे बड़ा है, और इसके अतिरिक्त बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, तो उनके लिए काम करना है। तो विशेषकर जो मुस्लिम जनसंख्या है, पूरा गांव या जिला में बिहार में अधिक जनसंख्या उसी की है, तो ये काफी अहम पद हो जाता है माइनॉरिटी के लिए काम करने के लिए। जो गरीब हैं या जिनके अंदर समाज में जो अशिक्षा फैला हुआ है, या कई प्रकार की लाभ है, छात्रवृत्ति वगैरह देना है, तो ये सब सारा काम जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी करते हैं। और किसी समय में ये
मतलब ये माना जाता था कि ये प्रीमियम पद तो नहीं था, लेकिन पहले जो सारे पद थे, वो लेवल 7 के पद थे। तो मात्र 6 पद ही था बिहार में, जो कि लेवल 9 में आता था। उस समय लेवल 9 नहीं होता था, बल्कि 5400 पे ग्रेड होता था 6 पे कमीशन में। क्योंकि ये लेवल 9 जो है, 7th पे कमीशन की बात है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार से। अब तो 8वां वेतन आयोग का भी गठन हो गया है, 1-2 वर्षों के बाद 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार से अपनों को वेतन मिलेगा। परंतु ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार से है। और 6ठे वेतन आयोग में ये 5400 का पे ग्रेड आता था। और बिहार में 5-6 सेवा ही था, जैसे कि अ, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, फिर डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, और एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी थे। तो इनका 5400 पे ग्रेड था। कुल पद जो है ये 6 है, 22 वर्ष इसकी न्यूनतम है, तो इसको रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 12 नंबर में, तो सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर। ये योजना एवं विकास विभाग का पद है, और इनका काम है योजना को इम्प्लीमेंट करना। तो लेवल 9 का पद है, और इसके इस बार के लिए 23 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। 21 वर्ष इसके लिए न्यूनतम आयु है। ठीक उसी प्रकार जो 13वें नंबर पर आपको क्या देना चाहिए, तो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार से आपको सहायक निबंधक, सहयोग समितियां एवं समकक्ष, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। अच्छा पद है। यहाँ पर जितने भी सहयोग समितियां हैं, जितने भी कोऑपरेटिव कार्य करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। तो अगर पदों के हिसाब से देखें, तो ये लेवल 9 का पद है। ठीक है। और 29 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष। अब आ जाइए, हम बात करते हैं कि 14वें नंबर पर आपका क्या चॉइस होना चाहिए। तो इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे, चूंकि यहाँ वेतनमान को हमने देखा है, ध्यान में रखा है, लेवल 9 का पद है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटीज, सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा चाहिए, जैसे वृद्ध हैं, विधवा हैं, महिला हैं। तो इनके लिए समाज कल्याण विभाग जो है, के अंतर्गत सहायक निदेशक की वैकेंसी आती है। और कुल मिला के इसमें 12 पद की वैकेंसी आई है, 22 वर्ष न्यूनतम। 15वें नंबर पर आपके लिए जो चॉइस होना चाहिए, वो होना चाहिए राजस्व अधिकारी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिहार में या पूरा देश में जिस तरह का जमीन विवाद है, तो उसके निपटारे में आपका काफी अहम रोल हो सकता है। और जमीन से संबंधित मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा है, तो यहाँ पर आपका काम भी चुनौतीपूर्ण होगा। काफी सोच समझ के काम भी करना होगा। और ये बिहार राजस्व सेवा का पद है, और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसको आप 15वें नंबर पर रख सकते हैं। लेवल 7 का पद है। लेवल 7 का पद है, लेकिन यह भी पद जो है राजपत्रित है। ठीक है। ये राजपत्रित पद है। और सबसे बड़ी बात है कि 287 वैकेंसी है, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। 21 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। तो राजस्व सेवा, और यही आरओ, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं आरओ, या यहीं पर थोड़ा सीनियर हो जाने के बाद ये सीईओ बनते हैं, सर्किल ऑफिसर। बीडीओ के बाद सीईओ का स्थान आता है प्रखंड में। तो सभी प्रखंडों में अगर हम देखें, तो सीईओ के बाद बीडीओ, बीडीओ के बाद सीईओ का जो स्थान आता है, तो इस मुद्दे में काफी जो है ये अहम रोल हो जाता है। और प्रखंडों में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, तो उसको मेंटेन करना पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर सीईओ का एक बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है। तो इस पद को आप रख सकते हैं। एक तरह से यह भी प्रशासनिक सेवा जैसा ही पद है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसको रख सकते हैं। उसके बाद 16वें नंबर पर आप सीईओ से नीचे आप प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को रख सकते हैं। ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी, इसको हम लोग एब्रिविएशन के रूप में देखें तो इसको बीपीआरओ कहा जाता है। और ये काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज काफी महत्वपूर्ण है। और पंचायतों के माध्यम से जो ग्रामीण विकास किया जाना है, तो उसके लिए इसका बहुत अहम रोल हो जाता है। तो बिहार पंचायत सेवा का गठन किया गया है, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है। लेवल 7 का पद है, हालांकि ये अराजपत्रित पद है, ये राजपत्रित पद नहीं है, अराजपत्रित पद है। और ये 83 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। 21 वर्ष न्यूनतम उम्र है, काम करने का यहाँ भी अच्छा अवसर है। तो आप इसको 16वें नंबर पर चूज कर सकते हैं। इस बार चूंकि सीटों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए ये 16वें नंबर पर चला गया। अगर नहीं तो
बहुत बार क्या होता था कि जब 14-15 सीट के लिए वैकेंसी आती थी तो ये 7वें 8वें नंबर पर हम लोग रखते थे। ठीक है। 17वें नंबर पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आपूर्ति निरीक्षक रखिए। ठीक है। आपूर्ति निरीक्षक, आपूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये बिहार आपूर्ति सेवा के अंतर्गत आता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो है नियुक्ति करता है। तो काफी अच्छा पोस्ट है। इसमें जितने भी प्रकार के सप्लाई होते हैं, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर एससीआई, स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के जो एमएसपी के अंतर्गत खरीद की जाती है, धान, गेहूं, चावल, और फिर उसको जो है जन तक पहुंचाना, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करने का जिम्मा होता है। लेवल 7 का पद है और राजपत्रित पद है, राजपत्रित नहीं है ये। 233 सीटों के लिए वैकेंसी आई है और 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। ठीक है। उसके बाद हम 18 नंबर पर रखेंगे प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर, गृह विभाग। और ये कारा, गृह विभाग कारा के अंतर्गत आता है। ये प्रोबेशन ऑफिसर का काम क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इनका काम है जेल और सरकार, इसके बीच सेतु का काम करना। यानी जेल में जो प्रशासन है, जेल में जो असुविधा है, कैदियों का जो एमिनिटीज है या उसकी प्रॉब्लम्स है, तो उसको समय समय पर निरीक्षण करना। और जो अच्छे कैदी हैं, जो काफी सुधार देखा गया है, उसके लिए फिर रिकमेंडेशन भी करना, इनकी सजा को माफ कर दिया जाए। इस तरह की चीजें जो है, यानी जेल में कैदियों के सरोकार से इसका जुड़ा हुआ कार्य है। और भारत में तो इतना ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन विदेशों में इस सेवा की काफी अहमियत है, प्रोबेशन पदाधिकारी का। ठीक है, क्योंकि वहां पर सजा देने के बजाय अपराधी को सुधारने पर ज्यादा जोर होता है। हमारे भी देश में अपराधियों को सजा के साथ साथ उसको कैसे सुधार कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, तो उसके लिए प्रोबेशन पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है। अगर इस कार्य में आपकी रुचि है तो आए, वेतनमान अच्छा है, लेवल 9 का पद है। आवास, गाड़ी, ये सब की सुविधा उपलब्ध रहने पर मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। 35 सीटों के लिए वैकेंसी आई है, 22 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 19वें नंबर पर सहायक निदेशक दिव्यांगजन, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर दिव्यांगजन एम्पावरमेंट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समाज कल्याण विभाग का ही ये है। तो अगर जो है फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए, यानी दिव्यांगजन जो विकलांग होते हैं, विकलांग शब्द अब कहना मना है, नहीं कह सकते हैं, उनको दिव्यांगजन नाम दिया गया है। तो दिव्यांगजनों के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, थोड़ा अलग हट के काम है, आपके अंदर संवेदनशीलता है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, इसको चुन सकते हैं। 9 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। सबसे बड़ी बात है कि वेतन लेवल 9 है, इसमें आपका वेतन अच्छा मिलेगा और जो भी सुविधाएं होगी उस अनुसार से आपको दिया जाएगा। 22 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। ठीक है। अब जो है आगे चलिए, 19 नंबर का हमने क्रम तय कर दिया। अब आगे चलते देखते हैं 20वें नंबर पर क्या होगा। तो 20वें नंबर पर आप को मैं सजेशन दूंगा कि नियोजन पदाधिकारी रखिए। ठीक है, जिला नियोजन पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी, जब किसी पदाधिकारी की पोस्टिंग जिला में होगा तो जिला नियोजन पदाधिकारी कहलाएगा, और प्रमंडल में या मुख्यालय में होगा तो नियोजन पदाधिकारी कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, लेवल 9 का पद है, लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत इनकी पोस्टिंग होती है। राजपत्रित पदाधिकारी है, लेवल 9 का पद है, और कुल पद इस पर 14 आया है। 22 वर्ष न्यूनतम उम्र है। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो काम है, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरह से हमारे देश में विकराल समस्या ले रहा है, तो ऐसे में बेरोजगारी दूर करने के लिए हर सरकार के पास एक उपागम होता है, और वो चाहते हैं कि कैसे युवाओं को हम रोजगार दिला सके। क्योंकि सरकारी तंत्र के अधीन नौकरी प्राप्त करने के लिए अब चूंकि सारी भर्ती एजेंसियां हो गई, बीपीएससी, एसएससी से लेकर तमाम सारे, अब तो चपरासी वगैरह की भी भर्ती के लिए परीक्षा होने लगा है, उसके लिए भी एक तरह से कमीशन से वो जाने लगे हैं। तो यहाँ पर नियोजन पदाधिकारी को क्या होता है कि योग्य युवाओं को चुनकर, और जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी कंपनियां हैं, तो उनके अधीन जो है इन्हें नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाता है, खास करके हुनरमंद युवाओं को। तो ये पद जो है उस लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगर 21 नंबर की बात करें, तो अवर निर्वाचन पदाधिकारी को
मैं रखने को सलाह दूंगा, क्योंकि सब इलेक्शन ऑफिसर बिहार निर्वाचन सेवा है। अ, निर्वाचन के दिनों में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है और काफी कुल सेवा है। बहुत अधिक वर्कलोड नहीं रहता है, वर्क प्रेशर नहीं रहता है, परंतु ये गजेटेड ऑफिसर हैं और लेवल 9 का पद है। तो इस लिहाज से आपको इसको 21वें नंबर पर रख सकते हैं। और ये 12 पद के लिए वैकेंसी इस बार आई है, 22% न्यूनतम उम्र सीमा है। उसी प्रकार आप 22वें नंबर पर कहें तो सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन, यानी बाल संरक्षण। क्योंकि बाल श्रम की जो समस्या है हमारे देश में काफी विकराल है। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए या चाइल्ड प्रोटेक्शन, कई प्रकार के बच्चे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं या बचपन में अपराध कर बैठते हैं, तो उनको सुधारने के लिए जो सुधार गृह में भेजा जाता है, तो बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत जो है ये लेवल 9 का पद है, गजेटेड पद है और 9 सीटों के लिए वैकेंसी आई है, 22 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। इसको आप 22वें नंबर पर रख सकते हैं। अब आ जाइए 23वें नंबर पर। तो 23वें नंबर पर एक जिला ऑडिट ऑफिसर है, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी। इसको रख लीजिए, ये जिला के समस्त योजनाओं का ऑडिट करती है और ये लेवल 9 का पद है। 4 ही पद के लिए वैकेंसी आई है, 22 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। और ये सहयोग समितियां, यानी सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, कोऑपरेटिव विभाग के अंतर्गत आता है, तो वहां वो ऑडिट करते हैं सारे कार्यों को। चलिए, 24वें नंबर पर प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पदाधिकारी। ये काफी महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि इसमें जो एससी एसटी वर्ग है, एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए काम करना है, उनके उत्थान के लिए काम करना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं, उसके लिए काम करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में जो एससी एसटी की आबादी है, तो वे मुख्य धारा से काफी अलग हैं, शिक्षा की कमी है और कई प्रकार के लिविंग स्टैंडर्ड में भी निम्न स्तर पर हैं। तो इनको ऊपर उठाने के लिए, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी होते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। इसको हालांकि मैंने 24 में रखा, चूंकि ये वेतन लेवल इसका कम था और प्रखंडों में पोस्टिंग होता है, इस लिहाज से इसको नीचे किया। अन्यथा ये काफी अच्छा पोस्ट है। तो बिहार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग इसका बन गया है और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ये आता है। क्योंकि कल्याण विभाग को भी कई भाग में बांट दिया गया है, पिछड़ा कल्याण विभाग अलग है। तो सबसे बड़ी बात है कि 125 सीटों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो इसको आप 24 नंबर पर रखिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम ये भी एक पद हमें ले ले इस बीपीएससी में। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर पर ये एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत है, शुगर केन ऑफिसर। और ये है तो गजेटेड ऑफिसर, लेवल 9 का पद है। हालांकि एक ही सीट के लिए वैकेंसी आई है, 22 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। अब चूंकि चीनी मिलों का खस्ता हाल है और शुगर केन ऑफिसर का एक समय में बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, उत्तरी बिहार में विशेषकर पोस्टिंग होता है, बहुत ज्यादा पद बचा नहीं है। तो अभी कुछ कुछ पद हैं तो चल रहे हैं। चीनी मिल जो भी हैं उनको चलाने के लिए, उनकी देख रेख के लिए, उनके संबंधी नीतियों के निर्माण और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए शुगर केन ऑफिसर का पद महत्वपूर्ण होता है। ये 25वें नंबर पर हमने रखा है। और अब आइए 26वें नंबर पर। तो 26वें नंबर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये सब पद पहले बीपीएससी से, बीएसएससी से भरे जाते थे, बीएसएससी से, लेकिन बीपीएससी को दे दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत यह भी पद आता है और ये लेवल 7 का पद है। 67 पदों के लिए वैकेंसी आई है, 21 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा है। और इनका काम रहता है विशेषकर जो लेबर संबंधी नियम है, चाहे आईएलओ का हो या भारत सरकार का श्रम मंत्रालय का हो, उनकी नीतियों को फॉलो करना, उसको लागू करना। और विशेष करके जो श्रम संबंधित जो अधिनियम्स हैं, जिसको कि हम लोग पहले एलएसडब्ल्यू में पढ़ते थे, उनको लागू करना, श्रम संबंधी प्रावधानों को लागू करना, बाल श्रम पर जो प्रोविजन है, जो रोक है, उसको इम्प्लीमेंट करना इसका काम होता है। ब्लॉक में इसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, और 27वें नंबर पर, सबसे अंतिम नंबर पर, हमने प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। हालांकि इसका एक पद ऊपर भी आप देखे होंगे, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जो कि जिला स्तर पर का था, जो कि लेवल 9 का पद था, परंतु यहाँ पर ये प्रखंड का पद है। ब्लॉक माइनॉरिटी ऑफिसर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है और ये लेवल 6 का है। इस बीपीएससी में एकमात्र ऐसा पद है जो लेवल 6 का है,
अब बाकी सब जो है 2 पद के लिए है, लेवल 9 और लेवल 7। तो लेवल 6 में इसमें 28 पदों के लिए वैकेंसी आई है और 22 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है। तो ये 27 पोस्ट का आपका संपूर्ण हमने संक्षिप्त में विवरण दिया है। और अगर किसी पद विशेष के बारे में आपको अधिक जानना हो तो ऊपर से 2 3 4 जो पद हैं, जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा है, बिहार पुलिस सेवा, बिहार निबंधन सेवा, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और सीटीओ, या फिर जो है कहिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, इनके लिए हम मेरे चैनल पर पहले से वीडियो उपलब्ध हैं। तो अगर विस्तार से उसका सेवा शर्त, प्रमोशनल स्कोप, वेतनमान से लेके तमाम सारे जो सुविधाएं मिलती है और क्या काम करना पड़ता है, उस संबंध में आप वीडियो हमारे चैनल पर से सर्च करके देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि भाई लोगों का ये रहता है कि क्या वेतन मिलेगा। वेतन तो जरूरी है और वेतन के लिए ही मुख्यतः हम लोग नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी में है कि वेतन के साथ साथ जनता का सेवा करने का भी मौका मिलता है। वेतन सबसे ज्यादा जरूरी है। सैलरी क्या मिलेगी? तो सैलरी, चूंकि हमने क्या बताया कि यहाँ पर 3 तरह के पद हैं, मतलब मैक्सिमम पद लेवल 9 का है, उसके बाद लेवल 7 का है, और एक पद जो ये 27 नंबर वाला प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ये लेवल 6 का है। तो क्या वेतन मिलेगा? तो वेतन चूंकि कई चीजों पर निर्भर करता है। निर्भर ये करता है कि भाई कहाँ आपका पदस्थापन है, ठीक है, और क्या आप काम कर रहे हैं, कार्य की दशाओं पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ हम 2 तरह के वेतन का स्तर बनाए हैं। क्योंकि आपका पोस्टिंग कई जगहों पे हो सकता है, जैसे पटना में भी हो सकता है। तो पटना में वेतन निश्चित तौर पर, चूंकि शहरी परिवहन भत्ता और मकान किराया भत्ता अधिक होने के कारण वहाँ अधिक वेतन मिलेगा। उसके बाद जिला में पोस्टिंग हो सकता है। तो जिला भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो नगर पालिका वाला जिला है, तो नगर निगम वगैरह का जिला है, तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। और जो अदर जिला है, तो वहां थोड़ा वेतन घट जाएगा। अगर ब्लॉक वगैरह में पोस्टिंग होता है और ऐसा ब्लॉक जो कि नगर निगम के क्षेत्र में नहीं है, तो ग्रामीण जगह पे आएगा, तो वहां पर और भी वेतन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वेतन लेवल 9, वेतन लेवल 7, 7 और वेतन लेवल 6, यानी वेतन स्तर 9, वेतन स्तर 7 और वेतन स्तर 6 के लिए हमने एक कैलकुलेशन किया है कि कितना वेतन मिलेगा। तो 2 तरह का वेतन हमने तय किया है, ठीक है। पहला तो ये जिसका पोस्टिंग पटना में होगा, ठीक है, और जिसका दूसरा कि जिसका पोस्टिंग जिला में होगा, और वैसा जिला जो नगर हो, है ना, नगर निकाय हो, ठीक है। तो इस तरह के, उसके बाद बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्टिंग होगा उसका और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर वेतन लेवल 9 की बात करें तो ये आपको जो वेतन मिलेगा, जो इन हैंड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ। वेतन तो बनता है काफी कुछ, लेकिन उसमें बहुत सारे कट जाते हैं। तो जो इन हैंड वेतन मिलेगा आपके हाथ में, वो 86,623 रुपये आज के हिसाब से। आज का जो डीए है, 50% डीए को जोड़कर हमने 86,623 रुपया हमने तय किया। और अगर जो है पटना से बाहर जिला वगैरह में पोस्टिंग होता है तो 78,844 रुपया वेतन मिलेगा। और ये जो है आज के हिसाब से, आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार द्वारा डीए का अलाउंस हो जाए तो फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा वेतन। तो ये कम होता है, कई बार जो है कुछ कारण से कम बेसी भी होते रहता है, लेकिन ये एक एवरेज है। फिर जो है अगर वेतन स्तर 7 की बात करें तो देखिए दोनों में काफी अंतर हो जा रहा है, लगभग 12,000 का अंतर हो जा रहा है 9 और 7 में। तो यहाँ पर आपको इन हैंड वेतन मिलेगा 74,077 रुपया। और वहीं अगर जिला वगैरह में पोस्टिंग होता है तो 67,036 रुपया वेतन मिलेगा। वेतन स्तर 6 की बात करें तो इसमें अगर पटना जैसे जगह पर पोस्टिंग होती है तो 57,292 रुपया मिलेगा। और अगर पटना से बाहर जिला वगैरह में पोस्टिंग होता है तो 52,756 रुपया। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तो आप इस वेतन में से 8 से 10% कटौती कर सकते हैं, इतना कम। अब वेतन का आधार क्या था? वेतन निर्धारित करने के लिए आधार क्या था? वेतन में क्या-क्या जुड़े होते हैं? ये मैं उसका भी एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ।
और ये देखिए लेवल 9 के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम पद लेवल 9 है और लोगों की चाहत भी होती है कि हम लेवल 9 में जाए। ठीक है। लेवल 7 में कुछ कुछ पद हैं, अच्छे हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर, बीडीओ, सीईओ, ये सब अच्छे पद है, तो वहां पर लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लेवल 9 में जाना चाहते हैं। तो लेवल 9 के हिसाब से मैंने तय किया है। तो जो मूल वेतन आपका होगा लेवल 9 का, वो 53,100 होगा। ठीक है। उस पर महंगाई भत्ता जो होगा वो होगा 26,550 रुपए, चूंकि 50% महंगाई भत्ता हो गया है बढ़कर, ये बढ़ते रहता है। मकान किराया भत्ता जो होगा वो होगा 9,558 रुपया, और ये जो है पटना का मकान किराया भत्ता है पटना। ठीक है। चूंकि पटना में आपको 18% ये मिलता है, अगर दिल्ली में पोस्टिंग होगा तो ये आपका 27% हो जाएगा। लेकिन अन्य जगह अगर पटना से बाहर अगर नगर निगम वाले जिला में चल जाएंगे तो वहां आपको 9% मिलेगा। ठीक है। और जो है नीचे चले आएंगे तो आपको 6% मिलेगा। ठीक है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग हुआ तो 4% मिलेगा। तो इस तरह का दर है, बिहार सरकार द्वारा तय किया गया है। तो अब मकान किराया भत्ता के बाद आपको शहरी परिवहन भत्ता मिलेगा। तो ये भी जो मिलेगा वो पटना और अन्य नगर निगम वाले जिला में मिलेगा। और अगर नगर निगम से छोड़कर किसी ऐसे जिला में पोस्टिंग होता है जो नगर पंचायत वगैरह है, तो वहां पर ये चीज नहीं मिलेगा। ठीक है। और चिकित्सा भत्ता के रूप में 1,000 रुपया मिलेगा। इस तरह से आपका जो वेतन होता है ग्रॉस पे, वो लेवल 9 का जो ग्रॉस पे होगा वो 94,708 रुपया इतना बनेगा। ठीक है। परंतु इनमें से कुछ कटौतियां होती हैं, जैसे एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपका 10% कटेगा वेतन और डीए का। तो 10% आपका इतना 7,965 रुपया ये कट जाएगा। और जीआईसी ग्रुप बीमा के लिए आपका 120 रुपया कटेगा। इनकम टैक्स के रूप में आप स्वेच्छा से कटवा सकते हैं, नहीं भी कटवा सकते हैं, चूंकि अब तो चूंकि सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया है 12 लाख तक के आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 94,000 के हिसाब से देखें तो कम ही होता है। बारह बारह चूंकि 12 महीना में 12 लाख से कम ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जीरो कर दिया है। अन्यथा इनकम टैक्स के लिए यहाँ टीडीएस कटता था, अपना मर्जी होता था, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 5,000। जिसका वेतन ज्यादा होता था वो 25-30 हजार रुपया भी पर मंथ कटाते थे। ठीक है। तो ये इनकम टैक्स को हमने जीरो कर दिया। इस आधार पर आपकी जो कुल कटौती जो है वो 8,085 रुपया होगा। और अगर इसमें से 8,085 रुपया माइनस कर दे तो नेट जो पेमेंट होगा वो 86,623 रुपया होगा, जो कि हमने इस लेवल 9 में आपको दिखाया था, 86,623 रुपया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, डीए जो बोलते हैं, मकान हाउस रेंट अलाउंस, शहरी परिवहन भत्ता, है ना, वो सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल भत्ता। इन सब के अलावे भी कई भत्ते होते हैं जो समय समय पर अप्लीकेबल होती है कार्य दशाओं के आधार पर, जैसे कि टीए होता है। तो जब आप कहीं बाहर यात्रा करने के लिए जाते हैं टीए बनेगा। फिर जो है आप और भी कोई काम करते हैं, कहीं होटल वगैरह में ठहरते हैं, उसके लिए अलग से मिलता है। किसी विशेष कार्य के लिए अलग से भत्ते वगैरह देय होते हैं। परंतु ये जो है वो मूल रूप से आपको यही वेतन मिलेगा। पदों का वरीयता क्रम हमने निर्धारित किया है, तो उसके लिए हमने 6 आधार तय किए थे और इसी के आधार पर हमने तय किया है। इसमें आप अपने सोच समझ के और अपना भी बुद्धि दिमाग लगाकर इन पदों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे हम बीपीएससी के मार्गदर्शन के लिए किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।